हेलो दोस्तों। आज हम लोग 17 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे ऐसे में क्या हम लोग लिख सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हम लोग के लिए एग्जाम के लिए निकलता है। तो हम लोग आज आर्टिकल का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तो देखेंगे पहला आर्टिकल, वेल्थ ऑफ लिक्विड्स। ये आपका जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी से है। कुदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के जो रिएक्टर पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है उसमें आपका 14 GB के लगभग सेंसिटिव डाटा लीक हो गया है। ये दिखाता है कि इंडिया का वाइटल न्यूक्लियर और क्रिटिकल जो फैसिलिटीज पर साइबर अटैक का थ्रेट कितना बढ़ रहा है। इंडिया में डाटा ब्रीच को छिपाने के लिए टेंडेंसी है क्योंकि ये कंपनी स्टॉक वैल्यू जो डिजाइन जो पब्लिक ट्रस्ट होने के रेगुलेटरी और पेनल्टी का डर होता है। ये एपीक्यू सिस्टम साइबर ट्रांसपेरेंसी को ब्लॉक करता है। इंडिया ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल सिक्योरिटी को सिर्फ एक लॉ कंप्लायंस और चेकबॉक्स टिक करने के जरिया मानती है। इस वजह से उनके पास अटैक के निपटाने के लिए मैच्योर या प्रोटेक्टिव इंसिडेंट रिस्पांस टीम नहीं है। अगर वेंटिलेशन सिस्टम और वेंडर लिस्ट जैसे नॉन को जो डाटा है उसकी चोरी होती है तो एडवाइजरीज इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपका क्रिटिकल सिस्टम पर बड़ा टारगेट अटैक प्लान कर सकते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ग्लोबल इंडिया और थर्ड मोस्ट जो साइबर ब्रीच देश बन चुका है। हमारे हेल्थ केयर, एविएशन और गवर्नेंस जैसे तो क्रिटिकल सेक्टर कंटिन्यूस साइबर असॉल्ट सामना कर रहा है जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। वे फॉरवर्ड क्या है? इंडिया के मैसिव अटैक एनर्जी गोल को सिक्योर करने के लिए एक स्ट्रिक्टली रॉबस्ट साइबर हाइजीन प्रैक्टिस को इन्फोर्स करना होगा। साथ ही आपका स्टेक होल्डर के बीच ट्रांसपेरेंसी और प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन बढ़ाना सबसे जरूरी है। इस आर्टिकल के कंक्लूजन में देखेंगे इंडिया राइजिंग जो पोजीशन है उसमें हाईली साइबर टारगेटेड नेशन रिक्वायर्ड है जिसका पैसिव कंप्लायंस प्रोएक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे रीचिंग द टारगेट। ये आपका यूपीएससी जीएस पेपर भी जो है इंडिया इकोनॉमी और इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी पे रिलेटेड है। देखेंगे आर्टिकल्स में क्या कहते हैं। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में बढ़कर आपका 4.38% हो गया है जो आरबीआई के आइडल जो 4% से ज्यादा है। ये सिस्टमैटिक प्राइस प्रेशर के चलते हुआ है जिससे आपका माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक मेजर चैलेंज क्रिएट करता है। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने और इंडियन रुपी का कमजोर होने के इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बिल बहुत बढ़ गया है। इस वजह से आपका इंपोर्टेड जो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में एंटर कर रहा है जिससे आपका डोमेस्टिक आइटम कॉस्टली हो रहा है। लगातार बढ़ते हुए कॉस्ट के वजह से होलसेल प्राइस इंपेक्ट जो इन्फ्लेशन है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स 9.87 हो गया है। इस हाई फ्यूल रेट और जून में डोमेस्टिक ट्रांसपेरेंसी जो ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन और डबल से ज्यादा हो गया जिससे आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट सप्लाई चेन बढ़ गया।
कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो आपका 5.32% बढ़ गया है। इसमें आगे और बढ़ने का रिस्क है क्योंकि जो डिफियन साउथ वेस्ट मानसून का है, डिफिशियंसी जो उसमें है वो प्रोजेक्शन में है, और वो अगर साथ सच में हुई तो आपका क्रॉप जो फील्ड कम्स होने का फूड प्राइस और भी बढ़ जाएगा। लगातार बढ़ते सप्लाई साइड प्राइस प्रेशर और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स टेंशन की वजह से आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक इंटरेस्ट रेट को कट किया है। उन्हें इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हॉकिश स्टैंड रखना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी डबल होने के बाद भी गोल्ड और सिल्वर को हाई लेवल में इंपोर्ट किया जा रहा है, जिससे आपका डोमेस्टिक ज्वेलरी प्राइस बढ़ रहा है और हाउस होल्ड में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बूस्ट हो रहा है, जो उनकी फ्यूचर सेविंग को स्पेंडिंग को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे बियॉन्ड पॉलिटिकल रिफर्स न्यू एजुकेशन इन इंडिया। ये आपका जीएस पेपर 2 एजुकेशन गवर्नेंस और ह्यूमन रिसोर्स के लिए है। एग्जाम में फोकस बढ़ाना चाहिए। रोड लर्निंग जैसे रट्टा को बड़े कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस थिंकिंग और रियल टाइम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एसेस करना जरूरी है, जो आपका मॉडर्न इकोनॉमी में डिमांड करता है। इंडिया के टॉक्सिक जो कोचिंग कल्चर है उनको खत्म करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम का रीडिजाइन करना होगा, मल्टीपल एग्जाम अटेंड देने होंगे और बोर्ड मार्क्स का स्कूल परफॉर्मेंस में एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा वेटेज देनी होगी। एजुकेशन क्वालिटी सुधारने के लिए एक नेशनल टीचर एक्सीलेंस मिशन बनाना चाहिए। साथ ही आपका स्कूल और कॉलेज में जितनी भी वैकेंसी टीचर सीट है उन्हें 3 मंथ के अंदर ट्रांसपेरेंटली फिल करना हो। एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक स्पेंडिंग बढ़कर आपका 6% हो गया है जीडीपी, और जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी आपका रिकमेंड किया गया। इसके अलावा 2% एक्स्ट्रा फंडिंग स्पेशली आपका साइंस और एकेडमिक रिसर्च के लिए एलोकेट होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंस लीगल स्टेटरी नेशनल एजुकेशन जो मिशन बनाना होगा। इसका फायदा ये होगा कि आपका सरकारें बदलने के बाद भी एजुकेशन पॉलिसी बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लॉन्ग टर्म तक स्मूथली कंटिन्यू चल सके। हायर एजुकेशन में जो इंस्टीट्यूट को रिसर्च और करिकुलम डिजाइन करना होगा, जिससे एकेडमिक फ्रीडम मिलनी चाहिए, साथ में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, एक रियल टाइम पब्लिक डैशबोर्ड बनाना होगा ताकि डाटा ड्रिवन अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे मोदी सेट फ्लैग ऑफ इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन फ्रॉम हरियाणा जिंद। इंडिया के पहली हाइड्रोजन सेल ट्रेन जो नमो ग्रीन रेल है हरियाणा के जिंद से शुरू होगी। ये लॉन्च इंडिया के कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे और इको फ्रेंडली सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने में एक बड़ा माइलस्टोन रहेगा। ये 10 कोच की पैसेंजर ट्रेन पूरी तरह एक इंडिजिनियस डिजाइन मैंने मेक इन इंडिया रहेगा। इसमें एक पावरफुल 3200 हॉर्स पावर का एक प्रोपल्सन सिस्टम लगा रहेगा, जिससे ये दिखाता है कि इंडिया का मैकेनिकल और ग्रीन टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस हो रहा है। ये ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा।
इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि ये हार्मफुल कार्बन गैस जैसे वाटर वेपर इमिट करती है, जो कार्बन की जगह में वाटर वेपर इमिट करेगी, जो जीरो इमिशन गोल के लिए परफेक्ट है। नॉर्दर्न रूट पर कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 12,000 करोड़ से ज्यादा का मैसिव नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये प्रोजेक्ट ट्रेवल टाइम और ड्रास्टिकली कम करेगा, लॉजिस्टिक में एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करेगा, हेल्थ सेक्टर में अपग्रेड करेगा और छत्तीसगढ़ में एक स्पेशलाइज्ड टेरिटरी केयर जो फैसिलिटी बनाई जा रही है। साथ ही रूरल और सेमी अर्बन एरिया में मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। नॉर्दर्न इंडिया के 4 मेजर टेरिटरी जो स्टेट को कनेक्ट करेंगे। 6 लाइन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जा रहा है। ग्रीनफील्ड होने के वजह से ये बिल्कुल नया रूट होगा और इंटर स्टेट ट्रांजिट और ट्रेड बिना ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, थर्ड लैंग्वेज शुड स्टार्ट इन क्लास 6 एंड स्टॉप इन क्लास 9। ये आपका जीएस पेपर 2 जो पॉलिटी गवर्नेंस एंड फेडरलिज्म एजुकेशन सेक्शन पे है। देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना ने सेंटर के अपील की थी कि क्लास 9 में थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस ना किए जाए। उनका मानना है कि इस स्टेज पर नया लैंग्वेज करिकुलम शुरू करने के स्टूडेंट पर बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया था कि थर्ड लैंग्वेज को क्लास 6 में शुरू किया जाए और 9 में पूरी तरह से इंक्लूजन मैंने खत्म कर दिया जाए। ये अप्रोप्रिएट जो अप्रोच है उनका प्राइमरी स्टेज पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जैसे आपका जो मदर टंग होता है उसमें बच्चे लोग ज्यादा रिटेंशन रखते हैं किसी भी चीज को सीखने का। हायर क्लास में नया लैंग्वेज शुरू करने के एकेडमिक प्रेशर डबल हो जाता है, क्योंकि इसके दौरान जो क्रूशियल क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन भी अर्ली स्टेज में शुरू करना होता है। ये स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन पे अगेंस्ट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट सेंटर के नवोदय विद्यालय स्कीम को अप्रोप्रिएट जो अप्रोच कर रही है। स्टेट के आर्गुमेंट ये है कि स्कीम का कंपलसरी थर्ड लैंग्वेज जो फॉर्मूला है तमिलनाडु की अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग 2 लैंग्वेज जो तमिल और इंग्लिश पे जो निर्भर था उस पॉलिसी के साथ डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ये थर्ड लैंग्वेज जो पॉलिसी है वो आपको जितने साउथ के स्टेट है वो लोग थोड़ा अगेंस्ट करते हैं, क्योंकि उनका जो नेटिव लैंग्वेज है जो मदर टंग जो और उनका जो स्टेट लैंग्वेज है उस पर ओवरलैप करता है। स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर स्कूल सिस्टम को एक बैकडोर डिप्लॉय किया है, जिसमें आपका बताया गया है कि मेन एम तमिलनाडु स्टूडेंट पर फोर्सबली हिंदी लर्निंग को मैंडेट कर रहा है। ये इशू असिस्टमैटिक फेडरलिज्म और रीजनलिज्म लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को एडवाइस किया है कि वो अपना खुद का एक कस्टमाइज एजुकेशन सिस्टम स्टेब्लिश करें, इससे बिना सेंटर स्कीम पर डिपेंड हुए लोकल स्टूडेंट के एनरोलमेंट चॉइस और यूनिक कैरियर अपॉर्चुनिटी को एफिशिएंटली रिजर्व किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, फ्रेम पॉलिसी फॉर रिलीज एज एंड टर्मिनली इल इनमेट्स। ये आपका यूपीएससी जीएस पेपर 2 जुडिशरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म एंड माइंडेबल सेक्शन का है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेट और यूटी को एडली
इमेज माने जो बुजुर्ग कैदी हैं उनको परमानेंट रिलीज करने के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने का डायरेक्शन दिया गया ताकि पूरे देश में एक समान स्टैंडर्ड फॉलो किया जा सके। कोर्ट ने यह कहा है कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर एक महीने में और टाइम बाउंड मैकेनिज्म के सेटअप किया जाए जो आपका कंपल्सनेट ग्राउंड और पर कैदियों का सजा कम कर सके। ये डायरेक्टिव आपका नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का पिटीशन पर आया है। नालसा ने हाईलाइट किया है कि देश में प्रीमेच्योर रिलीज को गवर्न करने के लिए किसी कॉमन नेशनल फ्रेमवर्क को कंप्लीट कमी है। स्टेट की पॉलिसी में टर्मिनल इलनेस के एक क्लियर और यूनिफॉर्म डेफिनेशन होनी चाहिए। इससे यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल ऑफिस द्वारा पब्लिश स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को बेंचमार्क बनाया जा सके। रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड को मैंने सौंपा जाए। ये आपका बोर्ड बिना किसी बायस से इमेज की एडवांस मेडिकल वल्नरेबिलिटी और हेल्थ कंडीशन को एक्यूरेट चेक करे और क्लैरिफाई करेंगे ताकि ये कैदियों को रिहाई मिले। जो स्ट्रक्चर पहली रिलीज फ्रेमवर्क लगेंगे जो दो बड़े फायदे होंगे इससे। जो पहला आपका बीमार और बुजुर्ग जो कैदी हैं उनको ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन होंगे और दूसरा इंडियन जो प्रिजन में सर्व ओवर क्राउडिंग जो हो रहा है जिसमें जेल में जो ओवर क्राउडिंग हो रहा है उस समस्या को ठीक किया जाए। तो आज के आर्टिकल से इतना ही इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग कल मिलेंगे एक नया आर्टिकल्स के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।